Hello and welcome student to this particular interactive session for BHU BCom entrance examination। तो फाइनली फ्रेंड्स DNS एजुकेयर ऐप पर हम लोगों का ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्लास नंबर 4 है। आपको मालूम है कि DNS एजुकेयर ऐप पे हमने ये कोर्स लॉन्च कर दिया जिसका नाम है BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अभी तक आपको मालूम है कि CUCET ने प्रॉपर सिलेबस इंट्रोड्यूस नहीं किया है, तो हम जो हमारा मेन सब्जेक्ट है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही CUCET का प्रॉपर सिलेबस इंट्रोड्यूस हो जाएगा हम लोग उसके अकॉर्डिंग भी सारा कुछ फॉलो करना शुरू कर देंगे। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हम लोगों ने DNS एजुकेयर ऐप पे ऑलरेडी मेरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का 3 क्लास हो चुका है। आप लोग जाकर वो प्रीवियस क्लास जरूर देखें। हम चैप्टर नंबर 1 कवर करें, दैट इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, जिसका पार्ट नंबर 4 मैं पढ़ाने जा रहा हूं। अभी ये हमारा लास्ट पार्ट है जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपको मैं कोर्स के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं कि DNS एजुकेयर ऐप पे और भी बहुत सारे कोर्स हमने लॉन्च किया है, जिसमें से एक कोर्स ये भी है BHU BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन, या कह सकते हैं CUCET BCom एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये कोर्स पेड कोर्स है, बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। आप आसानी से हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो और अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा हो तो आप इसे परचेज कर सकते हो और हमारे साथ हमारे ऐप पे हमें ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि हम लोग जो DNS एजुकेयर ऐप पे जो स्पेशल फैसिलिटीज ये लेकर आए, सबसे बड़ी चीज कि हम लोग समझाने आए हैं। हम अंडरस्टैंडिंग पे काम करेंगे, हम समझाने की कोशिश करेंगे ताकि प्रॉपर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में चला जाए और आपको एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन, एकदम भी कंफ्यूजन ना हो। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कि पार्ट 4, टॉपिक का नाम है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान समझना। सपोज करो ये हमारा बिजनेस है, ठीक है, ये हमारा बिजनेस है और इस बिजनेस में हमने एक इंसान को रखा है जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी अकाउंटेंट। मिनी अकाउंटेंट सर, मिनी अकाउंटेंट बोलते हैं छोटे अकाउंटेंट को, छोटा सा अकाउंटेंट है। मतलब देखो भाई, एक होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी जिस बंदे ने CA क्वालिफाई कर लिया, यानी वो बड़ा अकाउंटेंट है, थोड़ा मतलब पढ़ा लिखा, बहुत सारे एग्जाम को क्रैक किया, तो वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। मिनी अकाउंटेंट जिसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज हो उसको हम लोग मिनी अकाउंटेंट कहते हैं। अच्छा, इस बिजनेस में हमने इस बंदे को रखा। इस बंदे को क्या कहा मालूम है? ध्यान सुनना, बहुत आराम समझाऊंगा। इस बंदे से हमने कहा कि देखो भाई, अच्छा एक मिनी अकाउंटेंट है और एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये देखो, थोड़ा इसको चश्मा लगा देते, थोड़ा सा स्मार्ट लगेगा ना। ये CA है भाई, बड़े लोग हैं थोड़े, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये बंदा मिनी अकाउंटेंट, छोटा अकाउंटेंट। अब ध्यान समझना, हमने मिनी अकाउंटेंट से कहा, क्या कहा सर? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कहा कि देखो भाई, बिजनेस में जो भी डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, मतलब अगर आपका बिजनेस 1 अप्रैल को शुरू हुआ तो 1 अप्रैल को कुछ ट्रांजेक्शन होगा, 2 अप्रैल को कुछ ट्रांजेक्शन होगा, 3 अप्रैल को कुछ ट्रांजेक्शन होगा, 4 अप्रैल को कुछ ट्रांजेक्शन होगा। इसी तरीके से अप्रैल में पूरे अप्रैल होगा, फिर मई होगा, फिर जून, फिर जुलाई। यानी डेली बेसिस पे जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन हो रहा है, हमने मिनी अकाउंटेंट से कहा कि देखो भाई, तुम इस चीज को रिकॉर्ड करना। क्या कर लेना? ये मिनी अकाउंटेंट से कहा कि तुम इस चीज को रिकॉर्ड करना, डेली बेसिस पे जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको तुम आराम से रिकॉर्ड कर लेना। नहीं समझ में आया कि नहीं समझ में? हाँ सर, रिकॉर्ड कर लेना। अब ध्यान समझना, थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूं, जाओ ना डिटेल में। हाँ सर जाइए। मिनी अकाउंटेंट की जिम्मेदारी क्या है? मिनी अकाउंटेंट की जिम्मेदारी क्या है मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझना। जो हम छोटा अकाउंटेंट रखे हैं ना, जो 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 अच्छा, ये बंदा रोज आएगा, पर डे आएगा, हमारे बिजनेस में रोज आएगा। इस बंदे की पहली जिम्मेदारी हमने दिया कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। इससे कहा, जो मिनी अकाउंटेंट था उससे कहा कि देखो, तुम्हारा सबसे पहला काम ये होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड हो रहे हैं, कोई भी ट्रांजेक्शन, हमारा एक बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस, इस बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड, इसको पहले पहचानना। तुम क्या करना? इसको पहचानना। कैसे? जैसे मैंने पहले क्लास में आपको पढ़ाया था कि समटाइम्स क्या होता है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में लड़ाई हो गई, फाइट हो गई, क्वारल हो गई। अब मुझे बताओ, क्या ये बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है? यानी इसका बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या होता है? परचेज हो गया, सेल हो गया, ये सब ना बिजनेस रिलेटेड। कोई लड़ाई कर लिया आपस में, ये नहीं है। इस बंदे का काम क्या है? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को पहचानना। हाँ, पहचान गया। फिर इस बंदे मिनी अकाउंटेंट, अभी मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट पे नहीं आ रहा हूं, मेरी बात सुनो भाई। फिर इस बंदे को कहा कि देखो, जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस रिलेटेड है उसको तुम मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको मनी के टर्म्स में मेजर करना। जैसे अगर हमारे बिजनेस में 4 चेयर खरीदा गया है, 4 चेयर,
तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन है। 4 चेयर खरीद रहे हैं, बिजनेस हमारा चेयर का खरीद बिक्री का बिजनेस है। हम कुर्सियां खरीदते हो, कुर्सियां बेचते हैं और इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ है, तो चेयर कितने का हो जाएगा? 400 का। कहते हैं कि सबसे पहले बिजनेस के ट्रांजेक्शन को पहचानना तुम्हारा काम है, किसका? मिनी अकाउंटेंट का। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, उसमें जो भी ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में उसको मेजर करना, कितना? 4 चेयर 400 रुपए। फिर इसको कहा कि इसको तुम रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहां करोगे भाई? जर्नल एंट्री बनाना, यानी हर दिन का ट्रांजेक्शन का तुम क्या बनाओगे? जर्नल एंट्री। क्या बताया था ना, जर्नल एंट्री का मतलब होता है जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको लिखना अकाउंटिंग के अंदाज में। अकाउंटिंग का एक अंदाज होता है, जैसे गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अकाउंटिंग का अंदाज है लिखने का, उस अंदाज में लिखना। फिर इसकी एक और जिम्मेदारी दिया हमने, क्लासीफाइंग, यानी जब तुम बहुत ज्यादा जर्नल बना लेना, यहां ध्यान समझना भाई, ध्यान समझना, जब तुम बहुत ज्यादा जर्नल बना लेना, अब क्या करना तुम कि क्लासिफाइंग का मतलब ही होता है लेजर बना। लेजर क्या होता है? जैसे आपने बहुत सारा ट्रांजेक्शन, मोहन एक बंदा था मोहन, जिससे आपने कभी खरीदा कभी बेचा, कभी खरीदा कभी बेचा, कभी खरीदा कभी बेचा, कभी पैसा डूब गया, कभी पैसा एडवांस आ गया, तो मोहन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में जाएगा? मोहन अकाउंट में। बताया था मैंने, लेजर का मतलब बताया था ना। ऐसे तो बिजनेस में 1000 ट्रांजेक्शन होते हैं। तो जब हम जानने की कोशिश करते हैं कि भाई अब सपोज करो हमको रेंट पता करना कि साल भर हमने कितना रेंट पे किया, तो लेजर कहता है कि उसका रेंट का अलग से अकाउंट बनाओ जिसमें सिर्फ रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखो। मोहन एक बंदा है, वो हमसे आके बोला भाई मेरा हिसाब बताओ, तो मोहन से रिलेटेड मामला मोहन अकाउंट में। ये सारा काम मेरे भाई समझो, ये सारा काम किसका है? मिनी अकाउंटेंट का। मिनी अकाउंटेंट का क्या मतलब सर? मिनी अकाउंटेंट कौन है? मिनी अकाउंटेंट बेसिकली उस पर्सन को कहते हैं जो पर्सन अकाउंटिंग का बहुत नॉलेजेबल बंदा नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है। मतलब वो बंदा रोज हमारे बिजनेस में आता है, छोटा सा बैग लेकर, एक छोटा सा टिफिन लेकर आता है, आके बैठ जाता है और वो पर डे आता है और उसकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है। वो आएगा, आपका सारा ट्रांजेक्शन लिखेगा, जो बिजनेस में हो रहा है। हाँ, मोहन से खरीदा लिख दिया, राम से खरीदा लिख दिया, सेल हुआ लिख दिया, रेंट पे किया लिख दिया, कैश पे किया लिख दिया। लिखने के बाद सबका अलग अलग लेजर बनाएगा। लेजर बनाने मतलब कैश से रिलेटेड मामला कैश में, रेंट से रिलेटेड मामला रेंट में, वेजेस से रिलेटेड मामला वेजेज अकाउंट, सैलरी से रिलेटेड मामला सैलरी अकाउंट। ये काम किसका होता है? मिनी अकाउंटेंट का। समझ में आया कि नहीं? अच्छे से सोचो, बताओ, समझ में आया ना अच्छे से? हाँ सर समझ में आ गया मेरे भाई, बहुत सिंपल सा काम है। तो ये काम कौन करेगा? ये काम कौन करेगा? ये करेगा मिनी अकाउंटेंट। समझ में आया ना? आया नहीं? अच्छा, इसको बोलते हैं हम लोग बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग बेसिकली क्या होता है? मेरी बात समझना। बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हम अपने बिजनेस में एक ऐसे पर्सन को रख लेते हैं जिस पर्सन का काम होता है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में, व्यापार में जो कुछ भी हो रहा है उसका काम बस लिखना रहेगा। उसको लिखना, सबसे पहला काम तो बिजनेस के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करो कि कौन बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। 2 लोग आपस में लड़ लिए, ये नहीं रिकॉर्ड करना है। फिर उसको मनी के टर्म्स में मेजर करो, उसकी मनी वैल्यू निकालो कि अगर कोई हमने चेयर खरीदा तो कितने का, तो 400 रुपए का। फिर उसका जर्नल बनाओ और लेजर बनाओ। इतना काम करेगा कौन? मिनी अकाउंटेंट। नहीं समझ में आया? आ गया सर, इतना काम मिनी अकाउंटेंट का है। ये काम मिनी अकाउंटेंट रोज करेगा, वो बेचारा रोज आएगा। एट द एंड ऑफ द ईयर, अब साल खत्म हो गया, अब आएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये बड़ा अकाउंटेंट है। ये बंदा आएगा, आने के बाद क्या करेगा? मिनी अकाउंटेंट से मिलेगा। हाँ भाई मिनी अकाउंटेंट, क्या क्या लिखे हो? कुछ ट्रांजैक्शन लिखे हो? अब सपोज करो कि मिनी में एक कागज है मेरे पास, मिनी अकाउंटेंट आ गया लेकर कि सर, सपोज करो मिनी अकाउंटेंट ने कहा हाँ सर ये देखिए ना, ये हमारा 1000 ट्रांजैक्शन हुआ, ये सबका सर लेजर बना हुआ। हाँ सर ये तैयार है सर, ये तैयार है। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट आएगा, थोड़ा सा बाइक से उतरेगा, बोले अच्छा सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए हो? हाँ सर रिकॉर्ड कर लिए। लेजर बन गया? हाँ सर लेजर बन गया। अब चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आएगा तो ये क्या क्या करेगा? ये करेगा समराइजिंग। ध्यान समझना, समराइजिंग का मतलब ये बंदा बनाएगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? बताया था मैंने ट्रायल बैलेंस क्या होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि सपोज करो लेजर, हमारे यहाँ बहुत सारे लेजर खुला है। मोहन से रिलेटेड मामला मोहन अकाउंट में, राम से रिलेटेड मामला राम अकाउंट में, श्याम से रिलेटेड मामला श्याम अकाउंट में। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है कि ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब आएंगे तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि बताओ मोहन से हमें कितना लेना है या कितना देना है। मैंने कहा मोहन से 5000 मोहन को देना है, तो माइनस में चला गया।
सोहन से कितना लेना है, तो सोहन से 10,000 रुपये लेना है, तो ये प्लस में चला गया। सबसे पहले जब चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब उतरेंगे तो वो क्या करेंगे, समराइजिंग करेंगे सर, समराइजिंग करेंगे। समराइजिंग का मतलब क्या समझ में आया सर? समराइजिंग का मतलब ये होता है कि सबसे पहले इसमें ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस यानी सबकी टोटलिंग, ट्रायल में सबका टोटल, मोहन से रिलेटेड मामला हुआ, लिखते गए, मोहन से रिलेटेड लेजर बना, आखिरी में टोटल आएगा, उसको 5,000 देना है। और सोहन से रिलेटेड मामला आया, आखिरी में आया कि 10,000 लेना है या 10,000 देना है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, ये जो अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब है, इनका एक काम होगा प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर आएगा, साल के आखिर में आएगा और बोलेगा मेन का, नहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बहुत मेन काम होता है। एक काम तो ये हो गया इसका ट्रायल बैलेंस बनाने का, एक काम इसका होता है प्रॉफिट एंड लॉस बताएगा। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जब आएंगे ना तो ये बताएंगे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है या बिजनेस में कितना लॉस हो रहा है। एक काम और है इनका बैलेंस शीट बनाने का, यानी बिजनेस के पास लायबिलिटीज कितनी है या बिजनेस के पास असेट्स कितना है। ये जो मेन काम है वो क्या करे, वो कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। जो बड़े काम है, बड़े काम क्या? प्रॉफिट निकालना, लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, ट्रायल बैलेंस बनाना, ये जो बड़े काम है कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट। नहीं समझ में आया? बोलो भाई, कोई डाउट है पूछो, कोई भी डाउट है पूछो। अब बताओ मेरे भाई कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है। बुक कीपिंग वो बंदा है जो रूटीन जॉब करता है, डेली बेसिस पे आता है, रोज आता है, रिकॉर्ड करता है, लेजर बनाता है, रिकॉर्ड करता है, लेजर बनाता है, रिकॉर्ड करता है, लेजर बनाता है। और अकाउंटिंग की जब बात करते हैं, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यानी बुक कीपिंग में हमारा 4 ही काम है। एक तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी के टर्म्स में मेजर करना, रिकॉर्ड करना और लेजर बनाना। इतना काम बुक कीपर का होगा, बस इतना काम कर देगा उसका। इसके बाद का जो काम है यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये जो मेन काम है, जो बिजनेस जिस पर्पज के लिए बिजनेस आई है वो मेन काम कौन करेगा? भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट रोज आएगा बिजनेस में, भाई बड़ा पोस्ट है, बंदे ने बहुत बड़ी मेहनत से पढ़ी, तो मेन काम करेगा ना। तो जैसे एक बात बताओ, घर का जो छोटा मोटा काम होता है, चाय लाना, कुछ नाश्ता लाना, कुछ ये घर के छोटे बच्चे करते हैं ना। लेकिन पापा लोग का काम क्या है? पापा लोग आएंगे सीधा हिसाब लेंगे, कितने का हुआ, कितना खरीदे, कितने का बेचे, कितना पैसा बचा, यही। तो बुक कीपिंग वो छोटे बच्चे वाला काम, अकाउंटिंग बड़ा काम। समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझ में आया। तो बुक कीपिंग में हम लोग सिर्फ 4 काम करते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, मनी के टर्म्स में मेजर करना, उसको जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करना और उसका लेजर बनाना। ये 4 काम बुक कीपिंग में होता है। जब अकाउंटिंग की बात करेंगे तो अकाउंटिंग कहता है कि बुक कीपिंग के सारे काम तो इसमें आएंगे, यानी ये चारों काम तो है, इसके अलावा हमको ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट बनाना, कितना हमारे बिजनेस में असेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, ये हमारा किसका काम है? अकाउंटिंग का काम है। समझ में आ गया? हाँ सर। अच्छा, अकाउंटिंग में एक चीज और बढ़ता है, जैसे एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। ये हमारे पिछले क्लास में मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। एनालाइजिंग का मतलब होता है कि जब आपके बिजनेस में प्रॉफिट पता चल जाएगा तो आप एनालाइज करो कि आपका प्रॉफिट कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है। आप ये एनालाइज करो कि आपका प्रॉफिट कम क्यों हुआ या प्रॉफिट ज़्यादा क्यों हुआ या लॉस क्यों हो गया। ये बोलते हैं एनालाइज करना, यानी सोचना कि आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है और क्यों हो रहा है। कम्युनिकेटिंग का मतलब ये होता है कि जब आपके बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकल जाए या बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटीज पता चल जाए तो कम्युनिकेट करो, ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाओ। किन तक पहुंचाएंगे सर? तो ये इंफॉर्मेशन हम पहुंचाएंगे, जैसे हमारे इन्वेस्टर को जानना है कुछ, उनको बताएंगे, मालिक ओनर को कुछ जानना है, इनको बताएंगे, एम्प्लॉय को कुछ जानना है, इनको बताएंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कम्युनिकेटिंग। समझ में आ गया सर? हाँ सर। तो बुक की पहला डिफरेंस क्या है कि बुक कीपिंग जो है ये बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, इसका स्कोप बहुत छोटा है। इसका काम बस बिजनेस के ट्रांजैक्शन को पहचान कर उसको रिकॉर्ड करना, उसका लेजर बना लेना, बस खत्म, बुक कीपिंग का काम खत्म। अकाउंटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसमें बुक कीपिंग के साथ साथ बुक कीपिंग तो ये चारों आता है, ये सब आता है इसमें। इसके साथ हमको ट्रायल बैलेंस बनाना, बिजनेस का प्रॉफिट निकालना, जो बड़े काम होते हैं, बिजनेस का एसेट्स पता करना, बिजनेस का लायबिलिटीज पता करना, ये हमारा अकाउंटिंग में आता है। नहीं समझ में? एनालाइजिंग करना, एनालाइजिंग का मतलब सोचना कि हमसे कहाँ गलती हुई, क्यों प्रॉफिट कम हुआ, क्यों लॉस ज़्यादा हुआ। और कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है जो भी अकाउंटिंग में इंफॉर्मेशन आया, प्रॉफिट लॉस या कुछ भी, उसको लोगों तक बताना। समझ में आ गया सर? जैसे डॉक्टर के यहाँ जाते हो ना, डॉक्टर के यहाँ जाते हो तो एक बंदा होता है जो आपका पुर्जा बना रहा होता है, वो रोज आता है, रोज आता है, रोज आता है। और एक बंदा और असल काम किसका होता है? डॉक्टर का, जो आपका ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है। अब जल्दी डिफरेंस ये क्लियर हो गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़े। हाँ, स्टेज
बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। सिंपल सी बात है, जब तक आप ट्रांजैक्शन स्टेज के बेसिस पे देखो, जब तक आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे, पहले काम तो रिकॉर्ड करना है ना भाई। जब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रायल बैलेंस और पीएल और बैलेंस शीट बना पाएंगे? नहीं। तो सबसे पहले काम हमारा बुक कीपिंग होगा और फिर हमारा सेकेंडरी, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं। क्लियर है? हाँ। नेचर ऑफ जॉब में आ जाओ। बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, ये रोज होगा, रोज बंदे को लिखना है, रोज लिखना है, रोज लिखना है, लेजर बनाना, लिखना, लेजर बनाना। लेकिन अकाउंटिंग एनालिटिकल होता है। एनालिटिकल का मतलब होता है इसमें दिमाग लगाना होता है, इसमें नॉलेज लगा, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, बिजनेस का लॉस निकालना है, हमें कितनी की एसेट्स है, कितनी की लायबिलिटीज है, ये पता करना है। सही है सर। ऑब्जेक्टिव देख लें। एनालिटिकल मतलब समझ गए ना, जो जिसमें नॉलेज यूज हो, जो थोड़ा सा एनालिसिस हो, जिसमें दिमाग लगाना। एनालिटिकल थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, वो हमारा प्रॉफिट निकालना है। बुक कीपिंग में बस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, अकाउंटिंग में हम प्रॉफिट निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते, एसेट्स बताते, लायबिलिटीज बताते, ये बड़ा काम है। अच्छा, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? सिर्फ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड, बस लिख देना, रिकॉर्ड करना। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है? नेट रिजल्ट निकाल, रिजल्ट निकालने का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, बैलेंस शीट निकालना, ये सारा काम। नॉलेज, बुक कीपिंग कोई भी कर सकता है, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज। कोई भी बंदा थोड़ा बहुत अकाउंटिंग का नॉलेज उसको बैठा दे, वो दिन भर लिखता रहेगा। अकाउंटिंग कौन करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट, यानी हायर लेवल ऑफ नॉलेज, जिसके पास नॉलेज ज्यादा होगा। हु परफॉर्म? बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ परफॉर्म करता है और अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ। बुक कीपिंग कौन परफॉर्म करता है? मिनी अकाउंटेंट, छोटा अकाउंटेंट, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो मेरे भाई, बुक कीपिंग अकाउंटिंग में कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं सर, बुक कीपिंग छोटा कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग बड़ा कॉन्सेप्ट है। बुक कीपिंग में सिर्फ ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते, लिखते हैं कहीं पे, एक ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बस इतना, और एक लेजर बना लेते हैं, सबका अलग अलग वो कर लेते हैं। लेकिन लेजर बनाने सबका सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। राम से रिलेटेड मामला राम अकाउंट, मोहन से रिलेटेड मामला मोहन अकाउंट में। लेकिन जब हम अकाउंटिंग की बात करेंगे सर, तो अकाउंटिंग में सब कुछ आएगा सर, सब कुछ। यानी बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग तो आता ही है, क्लासिफाइंग तो आता ही है, उसके साथ साथ हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, प्रॉफिट, जिसको हम लोग समराइजिंग कहते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस बनाना और बैलेंस शीट बनाना, ये समराइजिंग है। ये क्या है? तीनों। ट्रायल बैलेंस की मदद से ही पीएल बनता है, पीएल की मदद से ही बैलेंस शीट बनता है। क्लियर है? हाँ सर, क्लियर है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग में कोई डाउट? नो सर। ओके स्टूडेंट, अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स, अब हमारा टॉपिक जो है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। यानी आपने जो अकाउंट्स बनाया है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ये सब क्यों बनाया है भाई? क्यों? व्हाट इज द नीड? बनाया क्यों है? इनके यूजर्स कौन है? तो दो यूजर्स होते हैं, एक होता है इंटरनल यूजर्स, यानी आप ये इंफॉर्मेशन किसको बताओगे? तो एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। सर क्या डिफरेंस है सर? अच्छा एक बात बताओ, इंटरनल का मतलब क्या है? अंदर, घर के अंदर। एक्सटर्नल मतलब बाहर। घर के अंदर, घर के बाहर, यानी आप अपने घर में रहते हो तो आपके पापा मम्मी, आपके भाई बहन, ये सब आपके घर के मेंबर्स हैं, और जो आपके पड़ोसी वो आपके घर के बाहर के मेंबर्स हैं। अच्छा, अब ध्यान समझना, ये तो घर का एग्जाम। उसी तरीके से बिजनेस में भी हमारा अकाउंट्स जो हमने बना, उसके यूजर इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी है। इंटरनल का मतलब होता है जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्टली रिलेटेड है, यानी जो हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, जिसका बिजनेस, जो हमारे बिजनेस का मालिक है, जो हमारे बिजनेस में जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट है, जो हमारे बिजनेस के चलाने वाले हैं, जो हमारे बिजनेस में जिनका शेयर है, जिनको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है, जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है, वो हमारे कौन से यूजर हैं? इंटरनल, बिजनेस के अंदर। इसका दो एग्जाम्पल है, ओनर्स और मैनेजमेंट। ओनर्स मतलब मालिक, भाई बिजनेस का ओनर, मालिक। और मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे सिंपल पॉइंट है, जो हमारे बिजनेस में जितने लोग, जितने सारे ओनर हो गए, या फिर हम कह सकते सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, बात समझ में, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जो बड़े बड़े मैनेजर्स हो गए, ये सारे लोग जो मिलके हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहे, जो चला रहे बिजनेस को, ये सब मैनेजमेंट में आ जाएंगे। किसमें आएंगे? जो लोग हमारे बिजनेस को रेगुलेट कर रहे, चला रहे, कंट्रोल कर रहे, मैनेज कर रहे, जितने भी लोग हैं वो सब हमारा किस में आता है? मैनेजमेंट में। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये सब हमारा किस में? मैनेजमेंट में। तो ये हमारे इंटरनल एग्जाम में डायरेक्टली बीएचयू एंट्रेंस में क्या करेगा कि क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन इंटरनल यूजर है या इनमें से कौन एक्सटर्नल यूजर है। ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा। एक एमसीक्यू मैं दिया भी हूं, अभी जब करवाऊंगा तो पता चलेगा। ये एक्सटर्नल यूजर का मतलब,
एक्सटर्नल यूजर मतलब ये होता है वो बाहरी लोग जिसका हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट है, जो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन वो डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, यानी कि वो हमारे बिजनेस में इनडायरेक्टली हम, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं भाई, छोटा सा एग्जांपल है, हमारे जो अपने घर के मेंबर्स है, भाई बहन जो भी है, तो ये हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है ना, डायरेक्टली ब्लड रिलेशन है। अब हमारा जो पड़ोसी है उसका भी हमसे ताल्लुकात है, हमसे बहुत अच्छा रिश्ता है, लेकिन क्या वो हमसे डायरेक्टली रिलेटेड है? वो हमसे इनडायरेक्टली तौर से हमसे रिलेटेड है। हम उसके दुख सुख में साथ आते हैं, हम उनकी मदद करते हैं हर मामले में, लेकिन डायरेक्टली रिलेटेड कौन होंगे? हमारे खुद के भाई बहन, ये ना। और जो हमारे पड़ोसी होंगे वो हमसे रिलेटेड तो है लेकिन इनडायरेक्ट तौर से। उसलिए एक्सटर्नल यूजर हमारे बिजनेस से रिलेटेड है लेकिन इनडायरेक्ट तौर से, इनडायरेक्टली। इसमें सबसे पहला है पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर किसको बोलते हैं? जो बंदा हमारे बिजनेस में, बाहर से कोई बंदा अगर हमारे बिजनेस में पैसा लगा रहा है तो हमारे बिजनेस, इन्वेस्टर मतलब नहीं समझे, जैसे हमारे बिजनेस में कुछ पैसों की जरूरत है, हमने किसी बाहर के बंदे को बोला कि भाई, वो मालिक नहीं है, ही इज नॉट द ओनर, मेरी बात समझो भाई, वो मालिक नहीं बना रहे हैं, हम उसको बस इतना बोले कि मेरे बिजनेस में पैसा लगाना है तो लगाओ, हम उसके बदले में तुम्हें रिटर्न देंगे, लेकिन हम उसे मालिक नहीं बना रहे, मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। ओनर आएगा इंटरनल यूजर में, लेकिन इन्वेस्टर एक्सटर्नली। हमारा एक बिजनेस है, हमने उस बिजनेस के बारे में किसी को बताया, उस बंदे ने मुझे 10 लाख रुपए लगा दिया, उसके बदले में उसको हम जो भी रिटर्न वगैरह दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं या जो भी दे रहे हैं, लेकिन वो ओनरशिप नहीं दे रहे हैं, हमारे बिजनेस का मालिक नहीं, दे आर जस्ट इन्वेस्टर। क्या वो हमारे बिजनेस में जस्ट इन्वेस्टर है, ठीक है ना। उसके बाद हमारा क्रेडिटर। क्रेडिटर किसको बोलते हैं? उधारी, यानी जिससे हमने सामान उधार खरीदा है, क्रेडिट पे, उधार पे खरीदा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रेडिटर। ये भी हमारा एक्सटर्नल यूजर है। सप्लायर, जिससे हम माल खरीद रहे हैं, ये हमारा कौन सा यूजर है? एक्सटर्नल यूजर है। इंप्लॉई, भाई याद रखना, ये कंफ्यूजिंग आया तो बीएचयू एंट्रेंस में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इंप्लॉय के बारे में पूछेगा कि ये इंटरनल या एक्सटर्नल है। भाई मेरे, ठीक है, इंप्लॉय बिजनेस के अंदर में काम कर रहा है, हमारे बिजनेस में इंप्लॉय काम करता है, लेकिन क्या हम इंप्लॉय को ओनरशिप देते हैं, मालिक हो जाते हैं वो? क्या हम इंप्लॉय को सारा अपना बिजनेस का सीक्रेट बता देते हैं? इंप्लॉय बस हमारा, इंप्लॉय क्या होता है हमारे बिजनेस के लिए? एक हमारा पेड वर्कर है जिसको हम पैसा देते और काम लेते, बस इतना ही रिलेशन। वो मालिक नहीं बनेगा, वो शेयर नहीं लेगा, उसको बिजनेस में डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, वो बस आपका काम करेगा और चला जाएगा। इसलिए इंप्लॉय को हम लोग एक्सटर्नल यूजर ट्रीट करते हैं। टैक्स अथॉरिटी, आप बिजनेस चला रहे हो, इनकम टैक्स वाले आके आपसे इनकम टैक्स ले रहे हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले आपसे जीएसटी चार्ज कर रहे हैं, तो ये लोग हमारे एक्सटर्नल यूजर है। गवर्नमेंट आपके बिजनेस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, सरकार, ये आपके एक्सटर्नल यूजर है। पब्लिक, आम जनता, भाई आम जनता तो एक्सटर्नल यूजर है बिजनेस में। और लास्ट है कंपटीटर। कंपटीटर बोलते हैं आप जो बिजनेस करें सेम वैसा ही बिजनेस कोई और भी मार्केट में कर रहा है, वो आपकी पॉलिसी को देखता है, कैसे आप क्या कर रहे हो, वो भी उसके हिसाब से चेंज कर रहा है। वो आपके अकाउंट्स को देखता है, कितनी आप प्रॉफिट कमा रहे हो, वो भी अपनी प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करता है, बट दे आर एक्सटर्नल यूजर। इसको नोट डाउन कर लो अपने कॉपी में अच्छे से। मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि कौन इंटरनल यूजर है, कौन एक्सटर्नल यूजर है। सिंपली कुछ नहीं करना, आपको एक बार रीड मार लेना और दिमाग में रखना है, एम्प्लॉय, एक्सटर्नल यूजर, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। फ्रेंड्स, अब हमारा जो टॉपिक है या आखिरी टॉपिक है आपका, वो है ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। यानी आप जो अकाउंटिंग कर रहे हो वो भी कई तरह से अकाउंटिंग करते हैं ना हम लोग, कई तरह की अकाउंटिंग होती है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, कितने तरह के अकाउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। एक होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आप बीकॉम में पढ़ोगे, जब आप बीकॉम में जाओगे ना, बीकॉम में तो एक पूरा बुक है कॉस्ट अकाउंटिंग का। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का काम, कॉस्ट अकाउंटिंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि आपका जो भी आप प्रोडक्शन करो, जो भी आप सामान बना रहे हो, उसकी वैल्यू तय हो, उसकी पता चले कि हम वो सामान मार्केट में कितने में बेचेंगे। अच्छा, आपने लेज खाया है? लेज खाया है ना? अच्छा, लेज में देखते हो लेज रखा रहता है ऐसे और 5 रुपए का मिलता है। मेरे भाई बताओ, क्या कंपनी सिर्फ इतना सा लेज बनाती है? नहीं, कंपनी तो बल्क में लेज बनाती होगी, बहुत ज्यादा लेज बनाती होगी, बल्क में, कई ड्रम या कई, है ना। अच्छा, अब इसमें इस पैकेट में हमको कितना लेज रखना है कि जो हम 5 रुपए में बेच भी ले और प्रॉफिट भी हो जाए। ये काम होता है कॉस्ट अकाउंटेंट का। उसका काम होता है कि जो भी सामान बन रहा है उसमें कितना खर्च लगा उसको कैलकुलेट करना। खर्च जैसे लेबर का खर्च कितना लगा, रॉ मटेरियल का खर्च, लाइटिंग, बिजली, पानी, ये सब का खर्च कौन निकालता है? कॉस्ट अकाउंटिंग। क्लियर है भाई? हाँ सर।
अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये होता है, या फाइनेंशियल अकाउंटेंट उसको बोलते हैं, इसमें हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, इसमें हम अपने बिजनेस का बैलेंस शीट निकालते हैं। बैलेंस शीट का मतलब लायबिलिटीज और असेट्स, बोझ कितना और असेट्स हमारे पास लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस क्या है कि इसमें हम लोग अपने बिजनेस का प्रॉफिट निकालते हैं, लॉस निकालते हैं, या बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट का मतलब लायबिलिटीज और एसेट्स, ये सारा कुछ किस में करते हैं हम लोग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नोट में लिखते जाओ ना। अच्छा, एक होता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सर ये नहीं समझ में आया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अच्छा एक बात बताओ, आप अपना बिजनेस कहां पे कर रहे हो? सोसाइटी में। अब जब आप सोसाइटी में करते हो, अब एक बात बताओ, सपोज करो आपने एक फैक्ट्री खोला, बहुत बड़ा सा फैक्ट्री खोला। अब फैक्ट्री यानी आपका बिजनेस का पार्ट है। अब उस फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, एयर पॉल्यूशन। उस पॉल्यूशन से आपकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, अब आपका फ़र्ज़ क्या है? वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? अब वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रीज़ लगाने होंगे, पेड़ पौधे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको हॉस्पिटल खोलना पड़ेगा, वहाँ के रोड्स वगैरह आपको सही करने पड़ेंगे। और आपका जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो धुआं निकल रहा है आपके फैक्ट्री से, उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपको कोई मशीनरी लगाना, कोई ऐसा सिस्टम बनाना होगा कि पॉल्यूशन ना निकले। अब ये जो इसमें जो खर्च, जो पैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। या आप सपोज करो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती है, जहाँ पे वो काम करती है, क्योंकि वो पूरा सोसाइटी से ही तो रिसोर्स ले रही है, सोसाइटी से इंप्लॉय ले रहे हैं, सोसाइटी के लेबर है, मजदूर है, तो वो लोग क्या करते हैं, सोसाइटी के बच्चों के लिए स्कूल खोलते हैं, छोटा छोटा स्कूल खोलते हैं, छोटे मोटे हॉस्पिटल खोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसमें जितना खर्च होता है वो कहाँ दिखाते हैं हम लोग? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। क्लियर है? एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है आप बताओ, सोचो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होगा? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये है कि भाई आपके बिजनेस में बहुत सारे मैनेजर्स हैं। अब मैनेजर्स जानना चाहते हैं ना कि आपका बिजनेस कितनी तेजी से ग्रोथ कर रहा है। नहीं, मैनेजमेंट यानी कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, वो जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? कि आपका बिजनेस वाकई ग्रोथ कर रहा है। मेरी बात समझो, इसके लिए ये लोग बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। मैं बता रहा हूं कंपैरेटिव स्टेटमेंट 12th में पढ़े होगे तुम लोग, खैर मैं नॉर्मल समझा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि आपके बिजनेस में जो आपका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर है, ये सब लोग जानना चाहता है कि आपका बिजनेस ग्रोथ कर रहा है नहीं कर रहा है, सेल बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, प्रॉफिट बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा। इसके लिए ये लोग बनाते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। 12th में पढ़ोगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? ये लोग इसमें कंपेयर करते हैं क्या, अपने सेल को, 2 साल का सेल, 2 साल में 2016 में सेल कितना हुआ, 2017 में सेल कितना हुआ, 2016 में प्रॉफिट कितना हुआ, 2017 में प्रॉफिट नहीं क्या कितना हुआ। ये किसका काम है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जानना चाहती है कि उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है कि घट रहा है, उसका सेल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और लास्ट है हमारा टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? इसमें बेसिकली आप लोग जब बीकॉम में आओगे तो इनकम टैक्स पर होगे, जीएसटी पर होगे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कि इसमें आप एक्चुअल में गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करना है ये निकालते हो। भाई देखो, गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। ऐसा नहीं है कि आप 100 रुपये प्रॉफिट कमाए तो सरकार बोलेगी हमको 100 रुपये पे टैक्स दो, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने कोई 100 रुपये प्रॉफिट कमाया तो सरकार कहती मुझे 100 रुपये पे टैक्स नहीं चाहिए। आप पहले इसमें कोई इंटरेस्ट आपने पे कर रहा, कोई लोन ले रखा था क्या, कहीं से कुछ लोन कुछ पे, हाँ सर 20 रुपये में इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट कहती है कि हमको बस 80 रुपये पे टैक्स चाहिए। अब बताओ, टैक्स अकाउंटिंग, हम तो नॉर्मली तो हम ये सोचेंगे कि 100 रुपये कमाए तो 100 रुपये पे टैक्स दे दे सरकार को, ऐसा नहीं होता है। इसमें भी बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन होता है। जब आप लोग इनकम टैक्स या जीएसटी पर होगे बीकॉम में तो पता चलेगा। तो टैक्स अकाउंटिंग बेसिकली हम लोग ये इसमें हम लोग निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट, वो प्रॉफिट निकाला जाता है जिसपे टैक्स लगेगा, या गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है ना, जीएसटी, जो सामान पे लगता है, सामान पे, तो वो भी हम किस में आता है? टैक्स अकाउंटिंग में। आपको ये पांचों याद रहना चाहिए हमेशा कि बेसिकली हमारा सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग में 5 है। ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन हम 5 हमें याद रखना है। कॉस्ट अकाउंटिंग है जहां पे हम सामान की कीमत पता करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 2 काम करते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं और हमारे बिजनेस में कितना लायबिलिटीज़ है, बोझ है, कितना एसेट्स, वो पता करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में जो हम लोग सोसाइटी का जो हम रिसोर्सेज डैमेज कर रहे हैं या हम सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, उसमें जो हमारा खर्च होता है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हमारे मैनेजर हैं
वो जानना चाहते हैं बिजनेस कितनी तेजी से प्रॉफिट हो रहा है, सेल हो रहा है, उसके लिए हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाते हैं ताकि हम कंपेयर कर सकें हम अपना प्रॉफिट और सेल। और टैक्स अकाउंटिंग में बेसिकली हम लोग अपना वो प्रॉफिट निकालते हैं जिस पे हमें टैक्स देना है, या हम किसी सामान पे कितना जीएसटी पे करना है वो हमारा आता है टैक्स अकाउंटिंग में। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारा पूरा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम लोग इसी तरीके से समझा के चीज़ों को पढ़ा रहे हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग मैनर में पढ़ा रहे हैं। हमारे इस कोर्स को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, हमारे इस पेड कोर्स में आप इनरोल कर ले जल्दी से जल्दी, ताकि हम अपना सेशन बहुत अच्छे से कंटिन्यू कर सके और हम आप लोगों का भरोसा जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। आप हमसे जब भी कोई डाउट हमसे पूछ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं 6388788130। आपको मालूम है कि ये हमारा पेड कोर्स है, इसको ज्वाइन करने के लिए आप हम डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से हमारे इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ इसी तरीके से सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। उम्मीद आपको हमारा कोर्स बहुत पसंद होगा। थैंक यू वेरी मच गाइज। इस तरीके से हमारा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। अगला जब हम लेकर आएंगे उसमें हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 4 वीडियोस कवर करके आइएगा, फिर एमसीक्यू सेशन में देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।